So, Ji, this is Altaf Sen Shah, and currently I'm posted in Accountant General Sindh office as Assistant Accountant General. This is my first posting after passing my CSS exam in 2021. This was my second attempt. I gave my first attempt in 2018. I failed one optional subject, और वो फिर मैं बाद में बताऊंगा क्यों और कौन सा. Apart from that, in my both of the attempts, I passed CSS exam. पहले वाले जो 2018 था उसमें I scored 51. जो दूसरा अटेम्प्ट था CSS 2021 वाला उसमें I scored एग्जैक्ट 40. ग्लोबलाइजेशन वाला ऐसे किया था और एग्जैक्ट 40 मेरे आए थे. सो ये मेरी एक CSS की छोटी सी जर्नी है. आई स्टार्टेड प्रिपरेशन फ्रॉम 2017. फिर 2017 के बाद 2018 में अपीयर हो गया. स्टार्टेड इन अगस्त 2017 और फरवरी में पेपर थे, दे दिए. अपार्ट फ्रॉम दैट जो बीच के 2 साल थे उसमें आई डिड माई मास्टर्स, डिड 2 जॉब्स, और फिर उसके बाद अगेन इन 2021 अपीयर्ड और पास हो गया अल्हम्दुलिल्लाह. उसके बाद मैं जो है CTP, STP, FPO ये सब देकर अब मैं पोस्टिंग पे हूँ इन कराची. और उसके साथ साथ आई हैव बीन इनटू टीचिंग सिंस 2021 ऑनलाइन. और उससे पहले 2018 का जब मैंने अटेम्प्ट दिया था तो जो मेरे जैसे ऐसे पास था, सोशो में काफ़ी अच्छा स्कोर था, इस्लामियत में सही स्कोर था. तो ये 3 सब्जेक्ट्स जो थे मैंने अपने दोस्तों को पढ़ाना स्टार्ट किए थे. और वहाँ से एक जो होता है ना सिलसिला स्टार्ट होता है कि मैं एक फेल्यूर था और सब लोग कहते थे चलें फेल्यूर तो हैं आप, लेकिन ऐसे आपका पास है, तो हमें वो समझा दें किस तरह पास किया आपने. तो इस तरीके से एक वो सिलसिला वहाँ से निकल पड़ा पढ़ाने का. तो आई वॉज इन जाम शुरू. वही जाम शुरू में जो मेरा अपार्टमेंट होता था उसके 3 रूम्स होते थे. एक में मैंने अपनी लाइब्रेरी सजाई हुई थी, दूसरा मेरा बेडरूम था, तीसरे में मैंने क्लास लेना स्टार्ट की थी. इस तरह करते करते 2021 में जब मैं पास हो गया उसके बाद फिर आई शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑनलाइन सेटअप. और फिर मैंने ऐसे पेज 1 से स्टार्ट किया. करंटली ऐसे पेज 15 जो है वो 5 सितंबर से स्टार्ट होने वाली है. इस सारे ड्यूरेशन के दौरान मेरे कुछ स्टूडेंट्स पास भी कर चुके हैं, कुछ सिर्फ ऐसे पास कर चुके हैं, कुछ पूरा CSS एग्जाम पास कर चुके हैं, कुछ जो है वो जो पंजाब का PMS है, सिंध का PCS है वो पास कर चुके हैं. एक लड़की जो है जो अभी CSS 2023 भी पास कर चुकी है हमारा, उसने KP वाला एग्जाम भी पास किया था. तो इस तरह देर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ माइन जो काफ़ी चीज़ें अचीव कर चुके हैं मेरे साथ. लेकिन मेरा जो लगता है कि उसमें जो फैक्टर था वो इतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि जो वो लोग थे उनको अगर मैं एक चीज़ बताता था कि ये करना है सो दे मेड श्योर कि करना है, तो ज़्यादा क्रेडिट उनको जाता है. उनमें से कुछ लोग जो हैं वो मेरे साथ अभी पढ़ा भी रहे हैं और कुछ लोग जो हैं वो अपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ा रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी इंग्लिश ऐसे आपको पढ़ाएगा वो आपको ज़रूर कहेगा कि जो ऐसे है वो एक बहुत ही हॉरिफिक सब्जेक्ट है. उसमें आप सबको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और सबको जो है बहुत ज़्यादा उसमें ऐसे एवेल्यूशन करवानी पड़ेगी. एक नहीं, दो नहीं, पांच पांच लोगों के पास जाना पड़ेगा. उसमें ये चीज़ इस तरह करनी पड़ेगी. कुछ चीज़ों के बारे में जो इतनी रिकमेंडेड होती भी नहीं, आप कहेंगे कि ये क्यों करके आए हैं. और a lot of other things that you are going to listen in your CSS journey. लेकिन एक बात याद रखें कि जब 2018 का मैंने अटेम्प्ट दिया था उस वक्त जो ऐसे था मैंने भी इसी तरह प्रिपेयर किया था कि आई मेड श्योर कि मेरा ऐसे फेल ना हो, और वो फेल ना हुआ. एक ऑप्शनल फेल हो गया. क्यों फेल हुआ उसमें मेरी खुद की भी गलती है, क्योंकि आई गेव अ लॉट ऑफ टाइम टू ऐसे, और उस चक्कर में मेरे कुछ 3-4 ऑप्शनल थे जिनको मैं इतना टाइम नहीं दे पाया था और उसमें से एक जो है वो उड़ गया. तो यही जो एक स्ट्रेटेजी है कि लोग जो है ऐसे को इस तरह प्रेजेंट करते हैं कि ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ है, मुश्किल सब्जेक्ट है, आप लोग पास नहीं कर पाएंगे. तो थ्रू आउट माई ऑल सेशंस एक मेरी स्ट्रेटेजी रहती है कि मैं अपने ऐसे सेशन में जितनी भी मिथ्स हैं और जितनी भी ये चीज़ें हैं जो लोगों को डराती हैं कि दिस इज समथिंग दैट यू कांट पास, उस सब को शेयर करूँ. ये मैं पॉइंट नंबर 3 बात कर रहा हूँ जो आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है, ब्रेकिंग द मिथ्स related to CSS essay. So why English essay writing with me? तो इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है, जब मैंने स्टार्ट किया था तो
इन द स्टार्ट मेरे पास काफ़ी ऐसे सवाल आते थे, जैसे मैंने ऐसे पेज 1 चलाई, उसमें मैंने कुछ चीज़ें इंक्लूड नहीं की थी। सवाल जब आए तो मुझे लगा ये वाक़ई जेन्युइन सवाल है, लोगों की मिथ्स हैं, लोगों को डर लग रहा है, तो फिर मैंने ऐसे पेज 2 में वो इनकलकेट कर ली। इसी तरह ऐसे पेज 2 में कुछ नई चीज़ें आ गई, तो कोई विदिन 3 बैचेस जितने भी सवाल आ सकते थे ऐसे से रिलेटेड, वो सब मैंने अपने ऐसे कोर्स में इंक्लूड कर लिया। और उसके बाद कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो मुझे स्टूडेंट्स की तरफ से नहीं सुनने को मिलती थी कि सर ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। उनको सिर्फ एक ही चीज़ कहता था कि थ्रू आउट द सेशन सब्र करें। एक पूरा हमने स्केड्यूल बनाया बनाया हुआ है कि वी स्टार्ट फ्रॉम द फ्रीस्टाइल राइटिंग, देन वी विल मूव टुवर्ड्स पैराग्राफ राइटिंग, फिर एसे राइटिंग, फिर हम आउटलाइन मेकिंग को समझेंगे, फिर हम थीसिस स्टेटमेंट को समझेंगे, फिर हम टाइप्स ऑफ एसेस को समझेंगे, फिर हम आपकी कुछ आउटलाइन चेक करेंगे, फिर कंटेंट कैसे डेवलप करना है उस बात पे आएंगे, फिर क्या मेजर डूज हैं, मेजर डोंट्स हैं, कौन सी चीज़ें हाईली रिकमेंडेड हैं फॉर ऐसे, कौन सी चीज़ हैं जो सजेस्टेड है कि ये ठीक है, कौन सी चीज़ें ऐसे हैं जो बिल्कुल भी नहीं करनी। तो ये एक पूरा एक फ्लो बना होता है और जो कि लाज़म है कि एक सीक्वेंस के साथ मतलब प्रिपेयर किया जाए और फिर वही डिलीवर किया जाए। तो आई मेक श्योर कि वो एक प्रॉपर मेथड जो है वो मैं फॉलो करूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट जो दूसरी बात है, व्हाई ऐसे राइटिंग विद मी, तो जो मुझे सबसे मतलब अपने ऐसे सेशन में मुझे खुद भी एक चीज़ पसंद आती है, वो ये कि वी डू इन क्लास एवेल्यूएशन। मैं क्या करता हूँ कि मैं एटलीस्ट थीसिस, पैराग्राफ और ऑन आउटलाइन्स, एटलीस्ट 2 आउटलाइन्स ऐसी होती हैं जो हम कहते हैं कि आप आज अटेम्प्ट करें, जो कल का लाइव लेक्चर होगा उसमें हम इस पूरी आपकी सारी आउटलाइन्स को, हर किसी की आउटलाइन को डिस्कस करेंगे। और मुझे ये लगा कि ये फेल होगा क्योंकि हम सबकी आउटलाइन्स जो है वो सबके सामने डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल युसरा की आउटलाइन हमने डिस्कस कर ली, तो फिर युसरा क्लास छोड़ के चली जाएगी, फिर अब्दुल समद इंटरेस्ट लेगा, फिर उसकी आउटलाइन हो गई, तो फिर अब्दुल्ला जो है वो इंटरेस्ट लेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। अगर युसरा की सबसे पहले आउटलाइन चेक हो रही थी तो आई सॉ दैट युसरा जो है वो आखिर तक बैठी हुई है। क्यों? क्योंकि वो कह रही थी कि सर मुझे इन दूसरे के ऐसे से भी चीज़ें समझ आ रही हैं। और ये एक ऐसी चीज़ थी जो मैंने खुद अपने सीएसएस जर्नी में सीखी थी। व्हाट आई यूज्ड टू डू दैट, जब भी मैं मॉक देने जाता था तो मैं अपने पेपर से पहले उसका पेपर देखता था जिसकी मुझसे ज़्यादा मार्क्स होती थी, क्योंकि उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता था। सो लाइक दिस मैनर आई स्टार्टेड दिस ऑनलाइन एवेल्यूएशन के हम जो आपकी ऐसे बैच है उसमें एक प्रॉपर ऑनलाइन एवेल्यूएशन करते रहेंगे। और 2-3 आउटलाइंस के बाद फिर जब ऐसे फुल लेंथ ऐसे आएगा, वो पॉसिबल नहीं है कि एक-एक पूरा ऐसे हम सबको बिठा के करते रहें, तो फिर वो मैं चेक करके सबको भेज देता हूँ, फिर सबको मैं कहता हूँ कि अपने ग्रुप में अपलोड कर लें। तो ये एक पूरा इवैल्यूएशन का मेथड है। उसके बाद आई फोकस ऑन प्रेज़ेंटेशन फर्स्ट, क्योंकि वो फर्स्ट इंप्रेशन होता है। उसके बाद जब प्रेज़ेंटेशन ठीक हो जाती है, फिर हम आउटलाइन के स्ट्रक्चर पे आते हैं, आउटलाइन के हेडिंग्स पे आते हैं, सब हेडिंग्स पे आते हैं, थीसिस पे आते हैं और फिर हम ऐसे को डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो एक और चीज़ है दैट इज़ इंक्लूडेड इन माय एसे सेशन, दैट इज़ एग्जामिनर्स अटेंशन इन योर पेपर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि यू डोंट नो कि what examiner is trying to look into your essay. For example, Abdul Samad जो है is a graduate of London School of Economics and Ali Reza जो है is a graduate of any university in Pakistan. अब एक दोनों के एक जो 4 ईयर स्टडी है उसके एक्सपोजर में बहुत फ़र्क है। एक स्टूडेंट जो है अब्दुल समद, वो ऐसी यूनिवर्सिटी में रहा है जहाँ इंग्लिश बोल भी रहा है, लिख भी रहा है, ईच एंड एवरीथिंग। और जो दूसरा स्टूडेंट है अली रज़ा, क्या पता वो जो है एक ऐसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हो जहाँ पे इंग्लिश की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं थी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ पासिंग द एग्जाम बस इंग्लिश लिखा गया था कि कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, एक्सप्रेशन पे फोकस नहीं है, इन चीज़ों पे फोकस नहीं है। तो ऑब्वियसली इन दोनों में डिफरेंस है। लेकिन आप ऐसे में क्या लिख के आ रहे हैं, क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, जब एग्जामिनर के पास कॉपी जाएगी तो उससे नहीं पता कि अब्दुल समद कहाँ का ग्रेजुएट है या अली रज़ा कहाँ का ग्रेजुएट है। उसके सामने एक कॉपी होगी, ऑन द बेसिस ऑफ दैट कॉपी मैक्सिमम 10 टू 15 मिनट्स वो आपकी कॉपी को या इधर करेगा पास वाली साइड या इधर करेगा फेल वाली साइड। तो अब उसमें वो एग्जामिनर क्या-क्या चीज़ें देखता है, तो एक हम लेक्चर उस पे पूरा कंडक्ट करवाते हैं कि कौन-सी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे एग्जामिनर बहुत फोकस करता है। उसके बाद एक जनरल गाइडेंस, मेरे जो एसए की बैच है
उसको मैं काइंड ऑफ फ्लैगशिप बेच भी कहता हूँ। क्यों? क्योंकि आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम माई प्लेटफॉर्म अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। क्रिमिनोलॉजी में खुद पढ़ाता हूँ। वेरी सून आई एम गोइंग टू स्टार्ट जेंडर स्टडीज एंड जनरल साइंस एंड एबिलिटी। उसमें काफ़ी लेक्चर्स मेरे होंगे, बाकी फिर मैं कुछ अपने और स्टूडेंट्स को दूंगा, ये जो मेरे पास पूरे एक्सपर्ट टीचर्स हैं उनको दूंगा। तो ये जो पूरी चीज़ें हैं, ऐसे वाली बैच जो मेरे पास कोई ऐसा नया स्टूडेंट आता है तो मैं उसे कहता हूँ कि मेरी ऐसे की बैच आप ज्वाइन कर लें। उसमें जो एक जनरल गाइडेंस होती है, जैसे ऑप्शनल्स सबसे बड़ा मसला होता है, किसी सब्जेक्ट को प्रिपेयर किस तरह करना, नोट्स मेकिंग, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेजरली मतलब एज अ प्रॉब्लम सुनने को मिलती है कि लोग कहते हैं कि ये किस तरह वो किस तरह। तो पूरे ऐसे सेशन में ये चीज़ इंश्योर की जाती है कि आखिर में जो सवाल जवाब हैं उसमें यू कैन आस्क एनीथिंग। इफ़ यू वांट टू आस्क क्वेश्चन रिलेटेड न्यूज़पेपर रीडिंग आप पूछ सकते हैं, नोट्स मेकिंग पूछ सकते हैं, किसी सब्जेक्ट के कोई किताब पूछना चाहते हैं कंपलसरी के तो ऑब्वियसली मैं आपको बता सकता हूँ। ऑप्शनल्स वो बता सकता हूँ जो मेरे भी हैं। कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसका मुझे इल्म नहीं है तो फिर मैं किसी और से पूछ के बता दूंगा। तो ये एक प्रॉपर फ्लैगशिप काइंड ऑफ बेस होती है जिसमें अलॉन्ग विद द इंग्लिश ऐसे बाकी जितनी जनरल गाइडेंस आपको लगती है कि हाँ ये चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए तो वो भी प्रोवाइड कर देते हैं। उसके बाद एक और चीज़ होती है कि चलें ठीक है, अगर एक दफ़ा आपने ऐसे पास कर लिया तो मे बी लक भी हो सकती है, बट दो दफ़ा पास करना, फिर ये जो एक चीज़ है, मे बी ठीक है दो दफ़ा भी लक हो सकती है, पर मतलब दो दफ़ा मैंने पास किया है तो दोनों दफ़ा मैंने कुछ स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की होगी, कुछ तरीके होंगे लिखने के, कुछ तरीका होगा प्रेज़ेंट करने का। तो वो जो है ये टेक ट्वाइस ऐसे क्वालिफायर, ये कोई ऐसा कोई प्राउड टेक नहीं है कि मैं इसको कहूँ कि मैं येस आई एम ट्वाइस ऐसे क्वालिफायर और अब मैं ऐसे अथॉरिटी रखता हूँ, अब जो भी मेरे पास आएगा मैं उसको ऐसे पास करवा दूँगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मुझे कोई ये कहता है ना कि सर आई विल पे यू 1 लाख फॉर द ऐसे पेज, मेक श्योर कि आप मैं पास हो जाऊँगा। मैं कहूँगा आप मेहनत करेंगे, आपको जो मैं चीज़ कहूँगा आप उसको प्रॉपर्ली फ़ॉलो करेंगे। आपको जो मैं मॉक दूँगा वो 3 घंटे में प्रेज़ेंट करके देंगे। कहता है सर सब कुछ करके दूँगा। मैं कहता हूँ फिर भी फ़ेल हो सकते हो। क्यों? क्योंकि यू नेवर नो कि जब ऐसे एग्ज़ाम में जब एस्पायरेंट जाके बैठता है, उस वक़्त वो क्या लिख के आ रहा है। मेरी जो अप्रोच होती है ऐसे के मुताबिक वो ये होती है कि आप लोगों को बस मैं इतना एम्पावर्ड कर दूँ कि आप लोगों को जब आपके सामने ऐसे पेपर आए, तो आपको स्ट्रेस ना हो। आप जब ऐसे पेपर को देखें, आपको हर एक टॉपिक का आइडिया हो कि ये इस तरह हो सकता है, ये इस तरह हो सकता है। आपकी बेसिक प्रेज़ेंटेशन में कोई गलती ना हो। आपकी मेजर आउटलाइन जो पास करवाती है, मतलब आउटलाइन इज़ 50% वर्क डन, वो इतनी बेहतरीन हो कि एग्ज़ामिनर जो है आपकी आउटलाइन की हेडिंग, सब हेडिंग देखकर मेक श्योर आप हो जाएँगे, आप पास हो सकते हैं। मैं इस सारी चीज़ की प्रैक्टिस करवाता हूँ। अब उसके बाद भी जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट में कितना भी अच्छा प्रैक्टिस कर ले बाबर आज़म, पर पिच पे क्या परफ़ॉर्म कर रहा है, दैट इज़ समथिंग एल्स। तो मैं स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि आप जो उस 3 घंटे में जो परफ़ॉर्म करेंगे, उसके लिए मैं आपको प्रिपेयर करवाऊँगा। उसके लिए मैं आपको माहौल दूँगा, उसके लिए मैं आपको मॉक्स दूँगा, चेकिंग दूँगा। आप में जितनी गलतियाँ हैं, मैं आपको सारी बता दूँगा कि ये गलतियाँ हैं और हर गलती को किस तरह ठीक करना है, वो भी मैं बता दूँगा। अब उनको ठीक करना, उन पे इम्प्रूव करना, उन पे काम करना, वो तो आप पे है ना। तो वो अगर आप नहीं कर सकते तो फिर तो कोई तुक ही नहीं है, फिर तो सीएसएस का कोई मकसद ही नहीं है। फिर इक्का-दुक्का अगर पास हो गए दैट इज़ समथिंग एल्स। पर कोई भी अगर आपको ये कहे कि मैंने 3 दफ़ा पास किया है, मैंने 2 दफ़ा पास किया है, मैं ये, मैं वो, और आप मेरे पास एनरोल हो जाएँ, मैं आपको मेक श्योर करके पास करवा दूँगा, दैट इज़ रॉन्ग नंबर। क्योंकि आप अगर साथ नहीं देंगे पहली बात, दूसरा ये कि साथ देने के बाद भी आप उस 3 घंटे में क्या परफ़ॉर्म कर रहे हैं। तो जो भी ऐसे मेंटर होता है कहीं भी, वो बेसिकली आपको प्रिपेयर करवाता है। उन 3 घंटे के लिए जो आप जाके एग्ज़ाम में 3 घंटे ऐसे बैठ के देंगे। तो आई विल मेक श्योर कि मैं आपको अच्छी प्रिपरेशन करवा दूँ, कि आप उस 3 घंटे में जाकर अच्छा परफ़ॉर्म करें। उसके बाद अब वो एक होता है लक फैक्टर, और दूसरी लोग कहते हैं कि मेहनत लक नहीं है, वो फिर बहुत बड़ी डिबेट है, उस पे फिर कभी किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन हाँ, जो चीज़ जिसकी किस्मत में लिखी होती है ना, वो कुछ भी हो जाए मिल जाती है, और जो फिर ना हो लोग फिर सारे रिसोर्सेज़ अपने यूटिलाइज़ कर लें, नहीं हो पाएगा, उससे बेहतर उसे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। सो दैट इज़ अ लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ कि मैं क्यों ऐसे पढ़ा रहा हूँ और
आप अगर मुझे ज्वाइन करेंगे तो क्या चीज़ें मैं आपको दूंगा इन अवर ऐसे सेशन। और फिर उसके बाद एक और चीज़ जो मैंने कही थी, आई लेट यू नो पीपल, वो ये है कि ये वाली चीज़ कि अब आप ये तो समझ गए कि आप मेरे साथ अगर ऐसे पढ़ेंगे तो क्या क्या चीज़ें होंगी। अब एक 2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ मैं, सिर्फ जस्ट टू रिसीव वन कॉल, ठीक है? फिर मैं आपसे सिर्फ 1 मिनट। चलिए जी, रिज्यूम करते हैं अपना रोड मैप टू प्रिपेयर सी एस एस ऐसे। ये मैंने आपको कहा था, जो आप लिंक से आए थे काफ़ी लोग एक ग्रुप में, और फिर मैंने मैसेज भी किया था कि हम इस चीज़ पे बात करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर सेशन एक कंडक्ट करेंगे। तो रोड मैप टू प्रिपेयर सी एस एस इज वेरी सिंपल। यू हैव टू ऑप्शंस। वन, प्रिपेयर योरसेल्फ। टू, ज्वाइन समवन। अब मैं सबको कहता हूँ जो भी एक सी एस एस्पायरेंट होता है कि आप लोग हर चीज़ खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। यू कैन प्रिपेयर पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, ऑल द ऑप्शंस ऑन योर ओन, बट यू मस्ट लर्न 3 थिंग्स। और वो 3 चीज़ें क्या हैं? फर्स्ट वन इज essay writing, the second one is pressy writing, and the third one is paper attempting. ये 3 चीज़ें मैं सबको कहता हूँ कि try to learn these 3 things from someone who has passed CSS essay. कौन सी 3 चीज़ें मैं फिर से बता रहा हूँ? essay writing, pressy writing, paper attempting। क्योंकि ये 3 चीज़ें जो हैं, ये इनमें टेक्निकलिटीज भी हैं, इनमें प्रेजेंटेशन के एलिमेंट्स भी हैं, और इनमें पास कराने के एलिमेंट्स भी हैं कि जो लोग पास करके आए हैं वो किस तरह पेपर अटेम्प्ट करते हैं, उनकी ऐसे ऐसे राइटिंग किस तरह थी, वो प्रेसी किस तरह सॉल्व करते हैं। ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और ये आपको किस तरह पता होंगी, ये आप मतलब इनके लिए मैं हर किसी को सजेस्ट करता हूँ कि आप ये 3 चीज़ें सीखें। उसके अलावा हर एक चीज़ आप खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। हाँ, ऐसे आप खुद किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं, उसका भी एक तरीका है कि फिर आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फिर आपको, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक किताब पढ़ी थी, लाइवली आर्ट ऑफ राइटिंग, ठीक है? अब वो सिर्फ किताब जो थी, मतलब मैं कहूँगा कि मेरी जो ऐसे की प्रिपरेशन थी, फॉर्मेट की, थीसिस कैसे होती है या दूसरी चीज़ें किस किस तरह होती हैं, वो मैंने उस किताब को फॉलो किया था, लाइवली आर्ट ऑफ राइटिंग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने सिर्फ वही किताब पढ़ी थी। मैंने उस किताब के साथ साथ फर्ज या राष्ट्री साहब और इमरान राजपूत साहब और अयाज मशहूरी, ये 3 ऐसे के मुझे टीचर्स मिले थे पैरागन अकेडमी हैदराबाद में। फिर इन तीनों से मैंने कभी मतलब जो पढ़ा था वो इमरान साहब से पढ़ा था, बाकी तीनों से मैंने चेकिंग करवाई थी, कभी किससे कभी किससे। और मेजरली मैंने कुछ हार्डली कुछ 6-7 ऐसे चेक करवाए थे, इंक्लूड करके मॉक्स। बाकी जो मॉक्स थे वो मैं कभी देकर आ जाता था, फिर रिजल्ट में थोड़ी लेट हो जाती थी तो मैं भूल ही जाता था कि कोई मैंने मॉक भी दिया था। तो 6-7 ऐसे ऐसे थे जो मुझे याद है प्रॉपर, मतलब मैंने जिसकी चेकिंग भी करवाई है। तो ये 3 टीचर्स थे जो मुझे हैदराबाद में मिले थे, और इनसे मैंने ऐसे वगैरह चेक करवाया था। अब ये है कि जब मैंने क्लासेस ली, समझ गया, और इस किताब से मैंने थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर को पढ़ा, तो मैंने उसके बाद एक छोटे से नोट्स बना लिए कि ऐसे का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है? जब मैंने एक छोटे से नोट्स बना लिए कि ऐसे का ये स्ट्रक्चर होता है, फिर उस स्ट्रक्चर पे मैंने ऐसे लिखना स्टार्ट किया। पहला ऐसे फेल हुआ था। क्यों फेल हुआ था? क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा ही रूल्स को फॉलो कर लिया। तो छोटी-छोटी जो चीज़ें थी, मतलब ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे है तो इसकी ये चीज़ इस तरह होगी, इसकी ये चीज़ इस तरह होगी, ये एनी आउट डालना है, ये वो करना है। तो वो फेल हो गया ऐसे मेरा। जब वो मेरा फेल हो गया, तो मैंने जब घर कॉपी लेके आया था तो मैंने कहा यार मैंने तो सारी चीज़ें फॉलो की हैं, हर चीज़ फॉलो की है। ग्रामर का मसला मेरा था नहीं, क्योंकि आई वाज़ गुड रीडर, और रीडिंग की वजह से मैं जो बुक रिव्यूज़ लिखता रहता था उन किताबों की, तो मेरे राइटिंग स्किल्स अच्छे हो गए थे। एक्सप्रेशन का भी ऐसा मसला नहीं था, वो भी लिखते-लिखते सही हो गए थे। नॉलेज का भी मसला नहीं था, क्योंकि वो जो मैंने टॉपिक अटेम्प्ट किया था वो ऐसा था जैसे मैंने बहुत किताबें पढ़ी हुई थी।
तो मैंने कहा फिर मेरा फेल जो हुआ है वो सिर्फ इस वजह से हुआ है कि मैंने अपनी जो एक सोच थी ऐसे को लेके वो बहुत लिमिट कर ली थी। वो जो मैंने किताब से चीज़ें पढ़ी और जो सर ने बताया कि ये चीज़ें हैं, वो मैंने ज़्यादा कुछ फॉलो कर ली और उस ज़्यादा उन चीज़ों को दिमाग पे रखते हुए मैंने जो थोड़ा नेचुरल एलिमेंट था वो खो दिया। तो मैंने दूसरे हिस्से में क्या किया था कि मैंने जो मेजर चीज़ें थी, जो मेजर डूज़ थे और डोंट्स थे, उनको सिर्फ दिमाग में रखा था। बाकी वेंट आई अटेम्प्टेड द एसे विथ माय नेचुरल एलिमेंट्स, और जिस तरह मैं लिखता था बुक रिव्यूज़ वगैरह, वो वाले एलिमेंट्स सिर्फ ऐसे फॉर्मेट में डालकर लिख कर आ गया, पास हो गया। दूसरा भी इस तरह, तीसरा भी इस तरह, 2-3 ऐसे पास हो गए। तो फिर मैंने थोड़ी ऐसी साँस ली सुकून वाली कि चलो ये एक ऐसा मेथड है जिससे ऐसे पास हो सकता है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह 2018 भी पास हो गया, उसके बाद 2021 भी पास हो गया। अब मैंने जो है ये एक अडॉप्ट किया था मेथड। लेकिन अगर आप लोग अपने मतलब पाँव पे प्रिपेयर करना चाहते हैं, आपको फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं या आपको कोई और इश्यूज़ हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, तो आप किसी को जॉइन नहीं कर सकते अकेडमी को या मेंटर को, तो फिर आपको किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए? तो वो तरीका ये है कि एक कोई भी किताब पकड़ें जिसमें फॉर्मेट लिखा हो, ठीक है? कि ऐसे इस तरह लिखा जाता है, और उसके बाद उस फॉर्मेट को लिख के आप यूट्यूब पे हर एक चीज़ को थोड़ा देखें, थीसिस स्टेटमेंट पढ़ ली, यूट्यूब पे जाएँ सर्च करें व्हाट इज़ थीसिस स्टेटमेंट, हाउ टू राइट थीसिस स्टेटमेंट, जिस तरह वो बताए, फिर लिखने की प्रैक्टिस करें। लेकिन फिर भी एक मसला आएगा कि जो आप लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं, ठीक है? तो प्रिपेयरिंग योरसेल्फ वाला जो एलिमेंट है वो थोड़ा मुश्किल है ऐसे में। क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ी आपको एक नेविगेशन चाहिए होती है कि आप एक सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं या नहीं। जैसे मुझे 1-2 ऐसे चेक कराने के बाद पता चल गया कि ये बस सही मेथड है। फिर मैंने काफ़ी ऐसे खुद ही लिखे थे, मतलब चेक नहीं कर पाए थे, खुद ही लिखे थे। फिर मुझे जो लगता था कि ये वन ऑफ द बेस्ट ऐसे लिखा है, फिर वो मैं लेके जाता था सर इमरान के पास या सर फहद के पास कि मुझे चेक करके दे दें, तो कहते थे कि अच्छा ऐसे है। तो मैं इस तरीके से जो है मतलब जो लिखने वाला काम था, वो तो आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं पूरा ऐसे आप खुद प्रिपेयर करें, तो उसमें थोड़ी मुश्किलात होगी। उसमें फिर आपको थोड़ा टाइम भी लग जाएगा और फिर आपको मे बी पता ना चले कि यू आर ऑन द राइट डायरेक्शन या नहीं। हाँ, ये भी कर सकते हैं अगर आपका कोई अच्छा दोस्त है, जो सीएसएस के पूरे प्रोसेस से गुज़र चुका है, या आपका कोई भाई-बहन है जो पहले से ब्यूरोक्रेट है, तो आप उनसे चेक करवा सकते हैं। फिर आपको किसी को प्रॉपर्ली जॉइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है कि ऐसे जो है, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा, उसमें थोड़ा प्रिपेयरिंग ऑन योर ओन का थोड़ा मसला होता है। बाकी जो है अगर आप किसी को जॉइन कर लेंगे और उस अकेडमी को या उस मेंटर को आप जॉइन करें, तो वो एक थोड़ा कंप्लीट सा पैकेज दे रहा है कि आपकी उसमें चेकिंग भी है, फॉर्मेटिंग भी है, ईच एंड एवरीथिंग। तो वो थोड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है? लेकिन ये है कि आप खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, आप किसी को जॉइन कर रहे हैं, ये जो पूरा मैंने पॉइंट 2 से लेके पॉइंट नंबर 6 से लिखा है, ये आपको ज़रूर करना पड़ेगा। पॉइंट 2 से लेके पॉइंट 6 तक ये आपको ज़रूर फ़ॉलो करना पड़ेगा। उसमें कौन-सी चीज़ें हैं कि लर्न एसे राइटिंग ऑन योर ओन और विद समवन। जिस तरह भी आप सीखना चाहते हैं, उसमें ये मेजरली 3 गलतियाँ निकलेंगी आपकी। एक, आप जब लिखते जाएँगे, ऐसे पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि आपकी इंग्लिश कमज़ोर है। तो अगर आपको लगता है कि योर इंग्लिश इज़ पुअर, योर एक्सप्रेशन इज़ नॉट गुड, आप जब लिखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वर्बोसिटी क्रिएट होती है, आपको कनेक्शन नहीं देना आता बिटवीन पैराग्राफ्स, बिटवीन सेंटेंसेस। तो अगर आपको ये मसले हैं, तो फिर तो एक ही हल है कि आप जाके पहले इंग्लिश सीखें। क्योंकि ऐसे के जितने भी पेपर्स हैं, सिर्फ़ इस्लामियात को छोड़ के, उसमें आपके पास ऑप्शन होता है, या कोई आप कंपल्सरी ले रहे हैं जो एक लैंग्वेज बेस्ड सब्जेक्ट है, उनको छोड़ के बाकी आपके सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में हैं और आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। और 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हैं ही प्योर इंग्लिश, एक इंग्लिश ऐसे और दूसरा इंग्लिश प्रेज़ेंट कंपोज़िशन। तो इनमें तो मतलब अगर मैं मतलब कहता हूँ कि अगर आप कोई 3-4 गलतियाँ प्रेसी में स्पेलिंग की करके आ जाएँ, 3-4 गलतियाँ आउटलाइन में स्पेलिंग की गलती आ जाए, तो ये गलतियाँ नहीं होती, ये ब्लंडर होता है। तो फिर इस तरह की अगर गलतियाँ हैं आप में, तो फिर तो आपको पहले इस पे काम करना चाहिए, ठीक है? दूसरा ये कि आपको जब आप टॉपिक्स पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि आपके पास नॉलेज ही नहीं है। आपको नहीं पता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, आपको नहीं पता क्लाइमेट जस्टिस क्या होता है, आपको पता ही नहीं है कि हाउ टू कनेक्ट जेंडर स्टीरियोटाइप्स विथ सोशल मीडिया। आपको ये एक लिंक भी नहीं करना आता। आपको ये नहीं पता कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि अभी जो ये ओलंपिक्स हुए थे, उसमें एक बॉक्सिंग में कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी कि द पर्सन
जो एक जो गोल्ड ओलंपिक था बॉक्सिंग का वुमेन कैटेगरी में, उस पर एक बहुत बहस छिड़ी हुई थी कि वो जो है वो मर्द है औरत नहीं है। फिर उस पर काफी बहस चली लोगों की। अब फॉर एग्जाम्पल आ जाए जो है ऐसे आ जाए कि जेंडर इक्वालिटी इन स्पोर्ट्स, ठीक है। तो अगर आपके पास नॉलेज होगी तो उस केस स्टडी को आप ठीक से यूटिलाइज कर पाएंगे। नहीं होगी तो फिर आप जैसे आम इंसान आजकल इंस्टा पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे पोस्टें डाल रहा है, फिर आप भी उसी की तरह पोस्ट डाल के पेपर में आ जाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आपके पास नॉलेज हो, हर चीज़ की सही नॉलेज हो, जो आप पोर्ट्रे करके आ जाएं, प्रेजेंट करके आ जाएं, ठीक है। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, इसका बहुत बड़ा मसला होगा स्टार्ट में। और ये बहुत आसान तरीका है इसको सही करने का, वो है प्रैक्टिस। आई यूज टू प्रैक्टिस मॉक पेपर्स इन माय रूम, अपने कमरे में स्टडी टेबल पे 3 घंटे का पेपर एक कोई निकाल के, पास पेपर या रात को खुद ही बना देता था। फिर 3 घंटे बैठ के प्रैक्टिस की। फिर देखता था कि हर एक सवाल की लेंथ सही है या नहीं, ऐसे जो मैं लिख रहा हूँ वो पूरा हो रहा नहीं हो रहा, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन तक पूरी मेरी राइटिंग तो सही है, इस तरह नहीं कि शुरू के 2-3 पेजेस वेरी गुड फिर सारी बकवास। तो आई मेक श्योर कि ये 3 जो मेरे मसले थे वो मेरे ऐसे में ना हो। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप लिखेंगे ऐसे, तो ये 3 मसले आपको आएंगे, ठीक है। तो इन 3 मसलों को किस तरह एलिमिनेट करना है? इंग्लिश कमजोर है, ज्वाइन समवन। कंटेंट वीक है, रीड। नॉलेज जो है वो थोड़ा टाइम लेती है, लेकिन ये है कि जो आप बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ते रहेंगे, जैसे आपका जेंडर स्टडीज है, सोशो है, क्रिमिनोलॉजी है, आईआर है, पाकिस्तान अफेयर, तो इनमें जो कंटेंट है वो बेसिकली आपका ऐसे का भी कंटेंट है। तो नॉलेज विद टाइम आपकी इंप्रूव होती रहेगी, लेकिन अलग से आपको थोड़ा बहुत थीम्स पे काम भी करना पड़ेगा। जैसे मैं अपनी ऐसे बेच में एक लेक्चर रखता हूँ थीम्स वाला। उसमें हम क्या करते हैं कि पहले मैं एक थीम का मॉडल प्रेजेंट कर देता हूँ कि ये ग्लोबलाइजेशन है फॉर एग्जांपल, ये ग्लोबलाइजेशन पे इस तरह काम करना है, ये आउटलाइन है, इन इन चीज़ों को पढ़ना है और इस तरह रिसर्च करनी है और फिर इस तरह नोट्स बनाने हैं। तो ग्लोबलाइजेशन की सारी नॉलेज जो है वो एक 5-6 पेजेस पे आ गई। इसी तरह फिर दूसरी थीम पे जाना है क्लाइमेट चेंज पे, फिर तीसरी थीम पे जाना है डेमोक्रेसी पे, फिर चौथी थीम थीम पे जाना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। इस तरह कोई मेजरली 10-12 ऐसी थीम्स हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, उनको उनको एक एक हफ्ता दे दें तो वो 10-12 हफ्तों का काम है कि आपकी मतलब मेजर 12 थीम्स प्रिपेयर हो जाएंगी। और फिर आराम आराम से उनको आप अपडेट भी करते रहेंगे जिस तरह नई नॉलेज आपके पास आती जाएगी। और उसके साथ साथ आप उन थीम से रिलेटेड ऐसे टॉपिक्स भी हल करते रहेंगे, तो रिटेनिंग वाला एलिमेंट भी बरकरार रहेगा। तो ये तो आपको जरूर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जब थीम्स भी प्रिपेयर हो गई, राइट ऐसे ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अब लिटरेरी टॉपिक्स आ रहे हैं, रिफ्लेक्टिव एसेज आ रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे मैं जो अपनी सीएसएस ऐसे की जर्नी थी, आई वाज वेरी गुड इन ओपन एंडेड एसेज, इंटरनेशनल रिलेशन ऐसे, मतलब टॉपिक्स ऐसे हों जो ओपन एंडेड हों, इंटरनेशनल इश्यूज पे हों, इंटरनेशनल रिलेशंस के नेचर के हों, और मतलब कंजर्वेटिव अप्रोच के ना हो। तो ऐसे जो टॉपिक होते थे मुझे पसंद भी थे, और जब भी मॉक में आते थे मैं इस तरह के टॉपिक जो है ना वो अटेम्प्ट करता था। लेकिन ये नहीं है कि मैं उन सारे टॉपिक्स को सिर्फ अटेम्प्ट करता था, प्रैक्टिस करता था। घर में मैंने लिटरेरी टॉपिक्स को भी प्रैक्टिस किया था। मैंने जो ऐसे टॉपिक्स थे जो मुझे लगता था कि यार ये मुश्किल है, मुझे टफ टाइम देंगे, जैसे नेशनल इश्यूज ऑफ पाकिस्तान हो गए, इस तरह के टॉपिक्स मुझे लगता था यार ये पता नहीं मैं किस तरह, मतलब ऐसा ना छोटा पैनिक अटैक कि ये मैं किस तरह करूंगा अगर सारे के सारे टॉपिक्स नेशनल इश्यूज पे आ गए, फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, घर में बैठ के प्रैक्टिस की कि एटलीस्ट मेरा वो जो फियर का एलिमेंट है इन टॉपिक्स को लेके वो थोड़ा कम हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद जो पांचवी चीज है वो ये है कि गेट योर वर्क चेक। जब आप मुख्तलिफ टॉपिक्स पे लिखना स्टार्ट करेंगे, फिर अपने सारा जो आप लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप महीने में 2-3-4 एसेज लिख रहे हैं, तो जो 2-3 एसेज हैं या एक जो आपको लगता है उन 4 में से आपने अच्छा किया है वो किसी से चेक करवा लें, ठीक है। अगर आप इस तरह खुद से लिख नहीं पा रहे, तो फिर आप किसी को इवेल्यूएशन के थ्रू इनरोल हो जाएं, किसी के पास जो आपको टॉपिक्स देता रहे और आप उन पे अटेम्प्ट करते रहें, या आप खुद आप टॉपिक सेलेक्ट करें और उनसे चेक करवाते रहें। तो ये मतलब बहुत लाजम है कि एटलीस्ट आप अपनी सीएसएस जर्नी के बाद जो सीएसएस ऐसे जर्नी जो है उसके दौरान एटलीस्ट 4-5 ऐसे अच्छे वाले जो आपको लगता है कि दिस इज योर बेस्ट वर्क, वो किसी से चेक करवा लें। और फिर आखिर में जो मेजर एक स्टेप है
जो आप सबको ज़रूर जो है लेना है वो ये है कि जब आपका सी एग्ज़ाम नज़दीक हो, इफ़ यू आर अपीयरिंग इन 2025, तो दिसंबर या जनवरी में एटलीस्ट ऐसे के 1-2 मॉक पेपर ज़रूर दे दें। मतलब प्रॉपर अकेडमी में जाएँ और वहाँ पे 3 घंटे जो एक वो माहौल बना होता है क्लासरूम का, एग्ज़ाम हॉल वाला सॉरी, उस तरह के माहौल में जाएँ और वहाँ पे बैठ के 3 घंटे प्रॉपर एक मॉक देकर आएँ और फिर वो मॉक देखें कि क्या स्कोर आ रहा है, कहाँ पर आप खड़े हुए हैं। तो ये जो एक पूरा 1 टू 6 पॉइंट्स थी, ये छोटी-सी एक आपके लिए एक ब्रीफ सा कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन था कि किस तरह से एसे को प्रिपेयर करना है। अब इसके बाद इंशाल्लाह इफ यू विल फॉलो दिस मेथड, क्योंकि ये मेरा मेरा तरीका यही था और मेजॉरिटी ऑफ एस्पायरेंट्स जो हैं, जो पास कर चुके हैं, उनका भी तरीका यही है। गिने-चुने आपको लोग मिलेंगे जो कहेंगे बस मैं 1-2 ऐसे लिख कर जो है वो अपीयर हो गया था। मैंने तो इतना इसको सीरियस नहीं लिया था। तो आप उनको तो रोल मॉडल नहीं बना सकते, क्योंकि आप तो मतलब प्रॉपर एक प्रिपरेशन मोड में हैं और आपको इसी तरीके से रहना चाहिए। इस तरह तो बिल्कुल आपका एटीट्यूड ना हो कि आप बस कहें कि बस उसमें देख लेंगे, फिर आपको ऐसे भी देख लेगा। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि एटलीस्ट इससे जो है उसको काफ़ी लोग बहुत लेट जाके प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं, मतलब लिखना स्टार्ट करते हैं। ऐसी चीज़ है, जैसे ही आप सीएसएस जर्नी स्टार्ट करते हैं, मैं कहता हूँ आप तरीका सीख कर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। फिर पूरे जर्नी में जो आप सब्जेक्ट्स पढ़ते जाएँगे, उसमें जो नॉलेज आती रहेगी, यू विल बी एबल टू मतलब राइट मोर गुड, you will be able to write better, you will be able to write what examiner is expecting from you slowly and gradually. ठीक है, तो ये जो पूरा एक मेथड है 1 to 6 वाला, this is the method that I have followed, this is the method that was followed by my colleagues of 50th common, और मुझे यकीन है कि यही मेथड है जो सब लोग फॉलो करते हैं जो पास भी हो जाते हैं, सब लोग नहीं तो 98% पीपल। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी पास करें, तो इंशाल्लाह ये एक छोटा-सा ब्रीफ सा मैंने आपको एक रोड मैप दे दिया है। अगर आप इस पे प्रॉपर्ली लग जाएँगे तो इंशाल्लाह सारी जो कायनात की ताकतें हैं वो आपके हिस्से में आ जाएँगी और आप पास हो जाएँगे। So this was from my side. Now if you have any question you can ask. इंशाल्लाह। समराइज़ तो हम अब नहीं कर सकते क्योंकि समराइज़ करके फिर आप कहेंगे सर ये तो मज़ा नहीं हुआ। चलें अब मैं आपके सवाल के जवाब देना स्टार्ट करता हूँ। तैमूर से स्टार्ट करते हैं। सर नॉलेज गैदर नहीं होता। नॉलेज जो है गैदर नहीं करना होता। नॉलेज को गेन करना होता है, ठीक है? अब गेन आप किस तरह करते हैं? जैसे मैं आजकल वेट गेन कर रहा हूँ, तो क्या कर रहा हूँ? आई एम फीडिंग माय बॉडी। अब आप नॉलेज को किस तरह गेन करेंगे? स्टार्ट फीडिंग योर माइंड। किस तरह माइंड को फीड कराना स्टार्ट करेंगे? वेरी सिंपल, कि आप जो है ये जो एसे और पेसी को छोड़ के 10 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, उसमें नॉलेज है। आप जो डेली बेसिस पे अखबार पढ़ रहे हैं, उसमें नॉलेज है। आप जो एटलीस्ट सीएसएस का एक-एक किताब पढ़ेंगे, उसमें पूरी नॉलेज है। करना ये है कि उस नॉलेज को जब पढ़ रहे हैं, तो उनके छोटे नोट्स बना लें, दैट्स इट। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आज अखबार में आर्टिकल पढ़ा, लेसन्स फ्रॉम बांग्लादेश। उस आर्टिकल में से आपने 5 लेसन्स पढ़े। उन 5 लेसन्स को बस एक जगह कहीं लिख दें, दैट्स इट। तो वो आपकी जो कहीं ऑर्गेनाइज़ मटीरियल स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, यू वी स्टार्ट गेनिंग द नॉलेज और फिर रिटेन होती जाएगी इंशाल्लाह। हसन जो ऐसे थीम है उसको प्रिपेयर करने का तरीका ये होता है कि फर्स्ट यू मेक एन आउटलाइन ऑफ द थीम। जो भी आप थीम प्रिपेयर करना चाहते हैं उसकी एक अच्छी सी आउटलाइन बनाते हैं कि ये सारी चीज़ें पढ़नी है, और वो आउटलाइन कहाँ से बनेगी? वो बनेगी पास पेपर से और करंट ट्रेंड से, कि उस थीम से रिलेटेड आजकल कौन से हॉट इश्यूज चल रहे हैं। आउटलाइन बन गई। अब आपको इंटरनेट, यूट्यूब, टेड टॉक्स, डिफरेंट सोर्सेज से मतलब जो नॉलेज है, जो उससे रिलेटेड आर्ग्यूमेंट्स है, उनको पढ़ना है, समझना है, एनालाइज करना है। फिर उस आउटलाइन जो आपने बनाई है, उस आउटलाइन के नीचे छोटे-छोटे पॉइंटर्स लिखने हैं। इसी तरह आपकी थीम प्रिपेयर हो जाएगी।
तो हम अपनी जो क्लास है उसमें प्रॉपर मैं एक थीम प्रेजेंट भी कर देता हूँ, फिर बनवाता भी हूँ, फिर उस पर कॉमेंट भी करता हूँ कि किसकी अच्छी है सबसे, फिर एक और थीम देते हैं, मतलब एक पाथ आ जाता है कि थीम किस तरह बनाते हैं। सुमैया जो फीस है वो बहुत गरीबाना फीस है, हम कोई इतने महंगे मेंटोर नहीं है। हमारी जो फीस है ऐसे की दैट इज ओनली 6,000, जिसमें आपकी 4-5 आउटलाइंस और 2 फुल लेंथ ऐसे चेक भी होते हैं। सर जेंडर स्टडीज के लिए बुक रिकमेंड करते हैं, ओनली वन बुक फैमिदा एंड दैट इज फ्रॉम पेट्रियार्की टू इक्वालिटी बाय कमला भासन। सर कंटेंट में सोर्सेज शुड बी, यस, जो सोर्सेज है वो अच्छे होने चाहिए। सर ग्रामर इशू को कैसे हैंडल करें? ग्रामर इशू का एक ही हल है, लर्न। ग्रामर सीखें और सीखने के बाद उसको प्रैक्टिस करें। सर प्लीज सजेस्ट अ बुक ऑफ वोकैब सिनोनिम। जो भी डायरेक्ट मैसेज करेगा उसका जवाब नहीं मिलेगा उसको, मैसेज करें तो जैसे सब लोग पढ़ें। सर इंग्लिश ऐसे बहुत टाइम लेता है, तो साथ बाकी सब इंग्लिश ऐसे कैसे टाइम लेता है मुझे समझ नहीं आ रहा। इंग्लिश ऐसे को अगर आप डेली बेसिस पे 1 घंटा दे दें और वो आपको सिर्फ थीम पे देना पड़ेगा, जैसे आप ग्लोबलाइजेशन को पढ़ रहे हैं तो ग्लोबलाइजेशन काफी और टॉपिक्स में भी आ जाता है। तो मुझे ये बताएं कि किस तरह टाइम ले रहा है ये आपका। सर आप एक फ्री सेशन स्टार्ट कर लो। किस चीज का फ्री सेशन स्टार्ट कर लो? फ्री, मेरा एक्सपीरियंस इतना गंदा है फ्री वाले लोगों के साथ, यकीन करें आज तक मैंने जितनी भी बैचेस में फ्री वाले लड़के बिठाए हैं, एक क्लास नहीं ली और पूरा सेशन खत्म हो गया, फिर एक मैसेज आता है, सर मेरे चाचा की ना ये हो गया था, सर मेरा ना एक टांग नकली था तो मैं बैठ नहीं पाता था, तो अब मैं जो नेक्स्ट बैच है ना उसमें टांग लगा के आगे बैठूंगा। इतना मेरा बुरा एक्सपीरियंस है। आई यूज टू टेक अ लॉट ऑफ फ्री पीपल इन माई प्रीवियस बैचेस, फिर मैंने उनको कहा कि एटलीस्ट पे समथिंग और यहाँ पे आओ। ठीक है, फुल फीस नहीं कह सकते, पे समथिंग। तो फ्री वालों के साथ तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, आई डोंट नो कि मेरा क्या रिश्ता है। सर 2026 वाले को कौन, 2026 वालों को मतलब उनके लिए प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते कि कौन से आ सकते हैं, पर जो मेजर थीम्स है जैसे एआई है, ग्लोबलाइजेशन, डेमोक्रेसी, एजुकेशन, जेंडर, ये एक मेजर थीम्स है जो मतलब क्लाइमेट चेंज जैसे हो गया, अब वो 2030 में भी आ सकता है। तो इस तरह की जो आपको लगता है कि मतलब ताहयात इमोर्टल थीम्स हैं जो कभी भी आ सकती हैं, उनको प्रिपेयर करना स्टार्ट करें। ऐसे थीम हम पढ़ाएंगे, बिल्कुल हम समझाते हैं कि किस तरह ऐसे थीम पे काम किया जाता है फातिमा। Sir, I need to discuss something regarding my attempt. Can I ask your number from coordinator, please, please, please? आप उसी नंबर पे मैसेज कर दें। Sir, if somebody has not started preparing compulsory subjects, so one could join an essay right now or not. I had a phobia. I haven't joined anyone for essay. Secondly, sir, many of my colleagues make me inferior when they ask how many themes. यार शनीला, अब इस बात पे आप अपने आप को inferior फील कर रही हैं तो बस अल्लाह अल्लाह करें। एक तो ये कि आपकी रेस आपके साथ है, आपकी रेस किसी और के साथ नहीं है। ठीक है, आप सीएसएस भी अपने लिए कर रहे हैं। हाँ ये होगा कि अभी लगता होगा कि चाचा ने मेरे साथ ये किया था, मामा मेरी जमीन खा गए थे तो हम सीएसएस करेंगे, उनसे जमीन ले लेंगे, तो अभी आपको ऐसे लगता होगा, लेकिन यकीन माने यू आर डूइंग इट फॉर योर ओन, और फिर आप जो है अपने लिए कर रहे हैं, और फिर आपको वही एटीट्यूड रखना चाहिए। और ये एटीट्यूड के आप इंफीरियर हैं किससे, आपको फील कराया जा रहा है, भाड़ में डालें। ऐसे तो फिर आपके दोस्त भी नहीं है, आप उनको फिर दोस्त कह रही हैं। आपने लिखा है कि वन ऑफ माई कलीग्स मेक्स मी, अच्छा कलीग्स कह रही हैं, तो ऐसे कलीग्स को मतलब कलीग ना बनाए। बाकी ये है कि इससे जो है वो मैंने जैसे बताया कि आपको बिल्कुल जब आप सीएसएस की प्रिपरेशन करें तो तब ही मतलब ऐसे आप समझ लें कि करना कैसे है, फिर आप प्रैक्टिस थ्रू आउट करती रहें लिखने वाली। सर नोट्स मेकिंग के बारे में बता दें और क्या पास पेपर्स करके पास हो सकते हैं। पास पेपर्स आपको अच्छा गाइड कर देंगे कि क्या सवाल आ सकते हैं किस तरह के, लेकिन ये नहीं है कि पास पेपर सिर्फ आप करें और टॉपिक कुछ नए तरीके के आ जाएं और फिर आप फंस जाएं। तो सिलेबस और पास पेपर दोनों ठीक है साथ में चलाएं हम ना। नोट्स और फैक्ट बुक ऑन रजिस्टर और ऑनलाइन। मैं तो जो हूँ वो रजिस्टर वाला बंदा हूँ रोशनी, और मुझे तो मज़ा आता है लिखते हुए, क्योंकि मेरी रिटेनिंग जो है वो लिखते हुए बड़ी अच्छी होती है। अगर कोई चीज़ लिख लूँ फिर मुझे याद हो जाती है। तो मैं तो इस चीज़ के फेवर में हूँ, लेकिन ऑनलाइन इस टाइम सेविंग, अगर आपको लगता है टाइम बच जाएगा आप रिटेन कर लेंगे तो वही वही कर लें।
सीखें मिसबा, ये तो आपको सीखनी पड़ेगी। आउटलाइन देखें ना, जिसको भी पता है कि आउटलाइन में मसला है, ग्रामर में मसला है, अगर फिर वो सीख नहीं रहा ना, ग्रामर स्पेशली, आउटलाइन का मसला तो ये भी हल हो सकता है। चलिए आपने एक लिखी, चेक करवाई, उसमें जो गलतियां निकली, दूसरी दफा वो गलतियां ना की, फिर कोई नई गलतियां निकली, तो तीन चार आउटलाइंस लिखने के बाद आउटलाइन ठीक हो गई। तो ग्रामर ऐसी चीज है कि उसमें तो बेतहाशा गलतियां निकलती हैं। तो इसलिए जरूरी है कि उसके रूल्स, मतलब बेसिक जो है वो आप पहले समझ लें, पढ़ लें। अब्दुल्ला, वो सीएसएस पॉइंट ऑफ व्यू, जो सीएसएस बेसिक का पोर्शन है ना, उसके मुताबिक सही है, लेकिन ग्रामर के लिए सिर्फ मतलब नॉट गुड। और एक टॉपिक को किस किस डायमेंशन में करना है वो कैसे पता चलेगा फातिमा? वो आपको पता चलेगा पास्ट पेपर से और न्यूज पेपर से। Are modern war not holy war? Modern war lie in एक आंसर, हाउ टू प्रिपेयर थीम फॉर बोथ टॉपिक। ये थीम है ही नहीं हसन, ये तो दोनों टॉपिक्स हैं ऐसे के। थीम और टॉपिक में आपको क्लैरिटी नहीं है। थीम बेसिकली ये होती है कि जैसे आर मॉडर्न वॉर और नॉट होली वॉर। अब ये जो मतलब थीम है, ये ये जो टॉपिक है ये लाई करता है वॉर में। वॉर कॉन्फ्लिक्ट ये आपकी बड़ी थीम है, ठीक है। उसके अंदर, या जैसे वर्ल्ड ऑर्डर हो गया, ये एक बड़ी थीम है, उसके अंदर ये टॉपिक लाई कर सकता है। इकोनॉमिक जोन वाला इकोनॉमी में भी, और जो है, जो ये मैंने अभी कॉन्फ्लिक्ट इंटरनेशनल ऑर्डर ये थीम बताई, इसके अंदर टॉपिक है। तो दीज आर टॉपिक्स नॉट थीम्स, ये थीम नहीं है। सबसे पहले तो इनमें आपको क्लैरिटी आनी चाहिए। करंट इन पाकिस्तान अफेयर टॉपिक्स आर सेम, हाउ वी टैकल दीस टू पेपर्स, प्लीज मेंशन सोर्सेस। सोर्सेस जो है अखबार करंट अफेयर्स के लिए, मैगजीन फॉरेन अफेयर्स इस तरह के, और पाकिस्तान अफेयर्स के लिए एक तो के अजीज की नेशनलिज्म वाली किताब, दूसरी जो है हामिद साहब की किताब है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, एक पोस्ट पार्टीशन के लिए, एक प्री पार्टीशन के लिए। और बाकी दोनों को प्रिपेयर इस तरह करना है कि टाइमलाइन जो है पाकिस्तान अफेयर्स की, वो पेपर अटेम्प्टिंग वाले पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ आपको कि वो होती है पास्ट एंड प्रेजेंट रोशनी, और जो करंट अफेयर्स की टाइमलाइन होती है वो होती है प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो बस ये टाइमलाइन दिमाग में रखा करें ड्यूरिंग द पेपर अटेम्प्टिंग। बाकी एक ही अगर सवाल कश्मीर इशू दोनों में आ रहा है, तो फिर दोनों में आप कभी लिख कर किसी चेक जरूर करवाएं कि सर अब मैं दोनों में डिफरेंशिएट किस तरह करूं, डायरेक्ट मैसेज ना आए किसी का। हाउ टू कलेक्ट मटेरियल एंड क्या चैट जीपीटी से कर सकते हैं या नहीं? आई वुडेंट रिकमेंड कि पूरा मटेरियल आप चैट जीपीटी से करें। आप एक आइडिया ले सकते हैं, लेकिन क्रॉस चेक फ्रॉम द अदर सोर्सेज। तो न्यूज़पेपर बहुत मुश्किल लगता है पढ़ना। एनी सजेशन टू मेक इट फन रीडिंग? कायनात, गो टू माय यूट्यूब चैनल, और वहाँ पे यूट्यूब चैनल का नाम भी और अल्ताफ है। मैंने वीडियो रखा हुआ है कि किस तरह अखबार पढ़नी है, तो वो आपको आई थिंक थोड़ा हेल्प कर देगा। I am in sixth semester right now, and I'm a person who always claimed of, for example, now I want to change it. Of course, for CSS, it's not an essay writing, but I'm on self-writing step how to get it checked. किसी से करवा लें बेहतर रहेगा, क्योंकि आपने खुद कह रहे हैं कि आपने क्रेमिंग थोड़ी ज़्यादा की हुई है, तो चेक करवा लें, पहले एक दो चेक करवा लें। फिर आपको चेक करते हुए जो गलतियां नज़र आ रही हैं, फिर खुद ही चेक किया करें कि वो गलतियां आ रही हैं या नहीं आ रही। जी बिल्कुल, आईफोन 12 प्रो मैक्स जिनका नाम है हमारे पास है, बिल्कुल सिर्फ एवेल्यूशन का भी है। आपको जो भी इंटरेस्टेड है ना, तो जिस नंबर से आपने इस सेशन को ज्वाइन किया है, उस नंबर पे आप मैसेज कर लीजिएगा फॉर द डिटेल्स ऑफ एवेल्यूएशन SFH 15 मॉक्स, तो आपको मिल जाएंगी। ऐसे के लिए कोई बुक नहीं होता है अली। व्हाट्स द बुक फॉर जेंडर स्टडीज सम काइंडली फ्रॉम पेट्रियार्की टू इक्वालिटी आमना? मेरे ऑप्शनल थे IR, US हिस्ट्री, सोशोलॉजी, जेंडर क्रिमिनोलॉजी। ब्रिटिश हिस्ट्री मेरा अनफॉर्चुनेटली ऑप्शनल नहीं है, सो कांट कमेंट ऑन दिस हनिया। सर आई एम अ रिसेंट ग्रेजुएट, सो डू यू थिंक 4 to 5 hours? बिल्कुल समीर, बिल्कुल इनफ है। पर ये है कि आपको कंसिस्टेंट थ्रू आउट रहना पड़ेगा, 8 से 10 घंटे भी देने पड़ेंगे, थ्रू आउट लिखना पड़ेगा, स्टार्ट योर डे विथ राइटिंग। Sir, does the interview panel have an issue about our cave that if a person is applying it to? नहीं नहीं, पूछेंगे, सवाल पूछ सकते हैं वकार शाह, सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन फिर ये है कि आप उस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करके चले जाइएगा।
इंग्लिश प्रेसी के लिए जो बुक है वो एक कारवान वालों की छोटी किताब है, तो उसमें पहले थोड़ा मेथड है, फिर प्रैक्टिस के लिए टॉपिक्स हैं। कारवान वालों की प्रेसी राइटिंग की छोटी सी किताब, आई थिंक एस के कपूर कोई नाम है राइटर का, आई डोंट रिमेम्बर द नेम। जीबीबी भी मेरा ऑप्शनल नहीं है। फ्री वाले सर ऐसे भी होते हैं। सर इज देयर गोना बी एन अजरबैजान अक्टूबर रिजर्व ज्वाइन फॉर पैराग्राफ सिंदूर डिपेंड अपॉन देयर अवेलेबिलिटी। सर सीसी स्क्रेच की तैयारी कैसे करें, उसको तो छोड़ दें सवाल को। सर आपने कौन सा ऐसे अटेम्प्ट किया था, ऐसे सेशन कितने ड्यूरेशन का है। तला सीसी स्क्रीनिंग की जो तैयारी है वो आप कर सकते हैं फ्रॉम एनी एमसीक्यू बुक, कोई भी एमसीक्यू बुक पकड़े और फिर उस पर धड़ाधड़ एमसीक्यू रट्टे लगाना, टॉपिक्स को थीम में डिवाइड करना और एरियाज बनाना, पास पेपर देखना, काफी डिफरेंट सोर्सेज हैं। फिर ये जो है ना स्लॉट ओशन, ये इस पे बहुत बड़ी मतलब जंग भी है मेरी, कि किस तरह से एमसीक्यू में लोग जो है वो पास करके अब जज कर रहे हैं। लेकिन ये है कि अनफॉर्चुनेटली इसका थोड़ा फॉर्मेट ऐसा ही है। तो सीसी जो स्क्रीनिंग है अभी तो आसान आएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये है कि इसके लिए एक सेशन है भी सही मेरा वन पेपर वाला, तो उसमें प्रॉपर एक है गाइडेंस है 6-7 लेक्चर्स की, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने जो ऐसे किया था अली, 2018 में सोशल मीडिया वाला किया था, और 2021 में ग्लोबलाइजेशन वाला, और जो हमारा ऐसे ड्यूरेशन है दैट इज 1 मंथ। सर मैं BS 6 सेमेस्टर में हूँ, व्हाट स्टडी शुड आई फॉलो टू पास दिस एग्जाम। अभी इस वक्त दो काम ही आप करना स्टार्ट करें जुबैर, एक तो इंग्लिश ठीक करें अपनी, दूसरा न्यूज़पेपर, मतलब थोड़ा करंट अफेयर से नो हाउ कर लें अभी से, कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस तरह हो रहा है। सर इज इट ओके टू यूज स्ट्रॉन्ग डिक्शन इन ऐसे नॉर्मल रीडेबल, मतलब जो कॉमन मैन को भी समझ आ जाए मुझे। सर आप पर्सनल आंसर नहीं करते, मैं आपकी बात समझा नहीं कश्यप। पर्सनल आंसर, अगर कोई ऐसी बात हो ना, देखें मेरे पास मैसेज आते रहते हैं, मैं देखता भी हूँ और फिर मैं इग्नोर भी करता हूँ। जो ऐसे मैसेज होते हैं कि सर मुझे एक सवाल है मैं पूछूं, पूछ लिया करें डायरेक्ट। अब मैं आपको कहूँ जी पूछें, फिर मैसेज आता है सर आप बुरा तो नहीं मानेंगे। अब मैं उनसे क्या बात करूं, मतलब वो सवाल पूछने से पहले इतनी बड़ी तमीज बांधते हैं। तो जिसको कोई ऐसा सवाल हो और थोड़ा लॉजिकल भी हो ना, मतलब सवाल भी थोड़ा ऐसा हो जो मैं मतलब जवाब दे भी पाऊँ आपको, मुझे कोई हर्ज नहीं है जवाब देने में। आई वुड लव टू आंसर हेल्प पीपल जो मुझे सवाल करें, और मैं काफी लोगों को जवाब दे देता हूँ। इंस्टाग्राम हो गया या मेरा नंबर हो गया, मैं जवाब दे देता हूँ। लेकिन हाँ, सवाल भी ऐसा हो ना कि मतलब मैं आपको कोई 1-2 मिनट के वॉइस नोट में भी दे पाऊँ। अब कोई मुझे कहेगा सर मुझे बताएं कि सर ऐसे राइटिंग पूरा किस तरह प्रिपेयर करूँ, ऐसे किस तरह पूरा करूँ, तो वो फिर मुश्किल हो जाता है। सलाम सर, मैंने एकेडमी भी ज्वाइन की थी, बट स्टिल ऐसा लगता है जैसे जीरो है लेवल में, रियली कंफ्यूज। हम ना होता है इस तरह, बिल्कुल होता है, परेशान होने की बात नहीं है। बस थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाए अपने आप में, और थोड़ा मतलब अपनी प्रोग्रेस को चेक किया करें, डेली बेसिस पे देखा करें कि नई चीजें सीख रही हैं, इम्प्रूव कर रही हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि आप कर भी रहे होते हैं इम्प्रूव, लेकिन आप समझ नहीं पाते उस चीज को। क्रिमिनोलॉजी के लिए एक तो एडवांस पब्लिशर्स समझ, दूसरा जो है जो सेगल है उस वाली किताब जो है फॉर थ्योरीज, फिजा उसकी भी 6,000 है। सर मैं जेंडर क्रिमिनोलॉजी सेशन, जेंडर जो है आई एम गोइंग टू स्टार्ट मिड सितंबर इंशाल्लाह, criminology in October. Sir, I'm preparing for 2026 attempt. From where should I start my preparation? Javeria, essay, current affairs, newspaper reading, ये 3 चीजें। हाफिजा ये तो बहुत बड़ी हैं। मैं जब 2025 का नज़दीक होता है एग्जाम, तो उसको थोड़ी एनालाइज करके चीज़ों को फिर एक अपने इंस्टाग्राम पेज पर भी इधर उधर अपलोड कर देता हूँ एरियाज मेजर, तो वो मैं जब थोड़ा टाइम गुजरे तो अपलोड कर दूंगा। सर पैराग्राफ कितनी चेक करवा सकते हैं काशिफ, किसके पास। सर इज देयर एनी सेशन वेयर आई कुड गेट ओनली इवैल्यूएशन ऑफ, जी बिल्कुल सिंधु है। सर टॉपिक सिटीजन एंगेजमेंट इन द डिजिटल एज, द रोल ऑफ ई डेमोक्रेसी मॉडल। सिटीजन एंगेजमेंट इन द डिजिटल एज, द रोल ऑफ ई डेमोक्रेसी इन मॉडर्न गवर्नेंस। अब ये जो अरी का टॉपिक है ना,
बेसिकली अब आप जो ये रोल ऑफ ई डेमोक्रेसी है वो एक एंगल उसने दे दिया है सिटीजन एंगेजमेंट वाला। ठीक है, कि जो ई डेमोक्रेसी है, जैसे अब सोशल मीडिया, ट्विटर, डिप्लोमेसी, ये सारी चीजें इनकलकेट हो रही हैं, उसमें सिविक एंगेजमेंट का, सिटीजन एंगेजमेंट का एलिमेंट बहुत ज्यादा है। तो अब जो ये पूरा आप टॉपिक करेंगी ना, वो आप इस तरह करेंगी कि पहले आप बताएंगी कि कौन कौन सी किस तरीके से इन दिस डिजिटल एज सिटीजन एंगेजमेंट है। फिर आप कहेंगी कि ऑनलाइन प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये एक एंगेजमेंट है डिजिटल एज में। ऑनलाइन वॉइस रेज हो रही है फॉर द ह्यूमन राइट, फॉर द वुमेन राइट, फॉर द ट्रुथ। ऑनलाइन जो है सिटीजन एंगेजमेंट जो है वो ये भी है कि पीपल आर जो है वो सेइंग नो टू समथिंग, सेइंग यस टू समथिंग। कोई पॉलिसी आ गई तो किसी को पसंद है तो उसकी हमें पता चल जाता है सोशल मीडिया से कि लोगों को पसंद आ रही है। तो ये एक सिटीजन एंगेजमेंट है इन द डिजिटल एज। अब रोल ऑफ ई डेमोक्रेसी इन मॉडर्न गवर्नेंस, अब ये जो थर्ड हेडिंग आप देंगी इंक्लूड सिटीजन एंगेजमेंट के बाद, उसमें आप पूरा जो ई डेमोक्रेसी का इस आजकल की गवर्नेंस में एक रोल है उसको आप लिखती चली जाएंगी। और मैं अगर होता तो उसमें हर एक आर्ग्यूमेंट में सिटीजन एंगेजमेंट का केस स्टडी देता। जैसे फॉर एग्जांपल ई डेमोक्रेसी जो है वो इस तरह गवर्न कर रही है कि आजकल पॉलिटिशियंस, सब लोग, पॉलिसी मेकर्स, सब लोग ऑनलाइन अवेलेबल हैं। वी कैन पुश अ कॉज बाय टेकिंग देम। ठीक है, डेमोक्रेसी क्या होती है? पीपल्स पार्टिसिपेशन। तो अब ये जब मैंने आर्गुमेंट लिया उसमें मैं फिर सिटीजन एंगेजमेंट की केस स्टडी डालूंगा। फिर कोई ना कोई ऐसी केस स्टडी जरूर होगी जो मुझे या तो मैंने पहले प्रिपेयर की होगी या उस वक्त मुझे याद आ जाएगी, जो मैं उसमें फिर इनकलकेट करके लेके आ जाऊंगा। जैसे अभी मुझे एक याद भी आ गई, ब्लैक लाइव्स मैटर वाली, जो अमेरिका में हुआ था। ठीक है, इस तरीके से आई वुड बी अटेम्प्टिंग दिस, कि पहले इंट्रो, फिर सिटीजन एंगेजमेंट, फिर रोल ऑफ ई डेमोक्रेसी, उसके हर एक आर्गुमेंट में एक छोटी सी केस स्टडी सिटीजन एंगेजमेंट की। और फिर अगर मैं थोड़ा इसको एनहेंस करूंगा तो मैं थोड़े प्रॉब्लम्स भी बता दूंगा तीन चार के, इस ई गवर्नेंस वाले सेटअप में कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो ओवरऑल हमारे ई डेमोक्रेटिक सिटीजन सिस्टम को फेस हो रहे हैं, और फिर एक सोल्यूशन के किस तरह इनको हल कर सकते हैं। आई होप कि आप समझ गई। सर ऐसे करते हुए जो आउटलाइन बनाते हैं, क्या वो सिर्फ अपने लिए होती है या पेपर में भी पहले लिखनी है, फिर उसकी हेडिंग्स भी बिल्कुल देते हैं? मेरा आपको सख्त ज़रूरत है ऐसे पढ़ने की, क्योंकि ये जो सवाल है ना, ये सवाल जो आया है, मुझे आइडिया हो रहा है कि आप ऐसे में बहुत वीक हैं, आपको नहीं पता चीज़ों का। तो आपको तो बहुत ज़रूरत है किसी न किसी से प्रॉपर ऐसे पढ़ने की। सर इस्लाम मेरे को सोर्स रिकमेंड कर दें काइंडली, जिसमें होल टॉपिक्स। फिर एक ही है चुगताई साहब की किताब। सर ऐसे में इंग्लिश कैसे यूज करनी चाहिए? सिंपल। सर 2025 के अटेम्प्ट के लिए सोशियोलॉजी ऑप्ट करना चाहिए? बिल्कुल कर सकते हैं। फिलहाल अपने सवालों को होल्ड करें, नए सवाल ना लाएं। मैं सिर्फ ये कभी पता नहीं 19 मैसेजेस नीचे भी पड़े हुए हैं, फिलहाल कोई सवाल ना दे। सर आई हैव सेंट माय मैटर ऑन कोऑर्डिनेटर, आप प्लीज रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज। सभी आप बता दें यहीं पे सभी, ऐसा कोई मैटर आपका होगा जो आपको वहां बताना पड़ रहा है तो फिर तो मतलब कोई हैवी मैटर ही होगा ना, फिर तो मैं कैसे हल करूंगा उसको। सर टाइमिंग क्या होगी सेशन की? सेकेंडली सर आप इस मंथ में जेंडर टेक्नोलॉजी स्टार्ट करेंगे? जी बिल्कुल शनीला करूंगा। टाइमिंग सेशन की 9 to 11। सर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया है, पेज के बारे में इन्फो चाहिए। मारुख मैसेज कर दें आप मुझे। सर करंट अफेयर क्वेश्चन अप्रोच इज प्रेजेंट पास्ट। सर करंट अफेयर्स क्वेश्चन अप्रोच इज प्रेजेंट फ्यूचर। पाकिस्तान अफेयर्स इज पास्ट प्रेजेंट, सभी पास्ट प्रेजेंट, फ्यूचर नहीं। फ्यूचर का थोड़ा एलिमेंट हो सकता है बट पास्ट प्रेजेंट मोस्टली। वकार शाह जब आप सीएसएस का पास कर लेना एग्जाम, तब आप मुझे एक मैसेज करिएगा, ठीक है, कि मेरा पास हो गया है, मेरा ये मसला है, मैं इसको किस तरह प्रिपेयर करूं, फिर मैं आपको जवाब दूंगा। अभी बहुत दूर की आप सोच रहे हैं, अभी पहले रिटन पास करें। सर कैसे टॉपिक सेट कैसे करते हैं एग्जाम में? ये भी बहुत लंबी पैसे सुमैया। इस क्रिमिनोलॉजी इज अ गुड सब्जेक्ट ऑफ विद इंटरनेशनल रिलेशंस। क्रिमिनोलॉजी और इंटरनेशनल रिलेशन केस से अपने आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते नहीं है हानिया। ठीक है, मतलब दोनों को सेपरेट नजरों से देखें। So do you have any idea about height requirement PSP for females?
आई थिंक कोई ऐसी नहीं है हाइट, 4-5 शायद होगी मिनिमम, और इतनी तो होगी सही आपकी। लेकिन आई थिंक कोई ऐसा नहीं है सर। मैंने पहले भी, क्योंकि आई सीन बहुत छोटे लोग भी हैं सर, मैंने पहले कभी तैयारी नहीं की सीएसएस की। अभी मैंने अप्लाई किया है सीएस की तैयारी की। मैंने जहांगीर ऑल टाइम एमसीक्यूज में से स्टार्ट लिया है, और एमपीटी साथ में ऐसे की भी तैयारी करना चाहते हैं, मगर मटेरियल माइंड में नहीं आता लिखने। बैठती हूँ मटेरियल के लिए, ऐसे बुक बता दें नॉलेज, कोई भी ऐसा ऐसे बुक नहीं है। और आपको भी सख्त जरूरत है कायनात किसी को ऐसे ज्वाइन करने की। ऐसे सेशन जरूर ज्वाइन करें किसी का, क्योंकि मैसेज पढ़ते ही मैं समझ रहा हूँ कि आपको सख्त जरूरत है। JW books are good and नहीं बिल्कुल हानिया, not enough. सिर्फ one use simple English phrasing, is it okay or you have to write with lots of different word means repeat. मतलब हाँ, एक अल्फाज को बार बार रिपीट ना करें, मतलब इतनी अच्छी थोड़ी वोकेब होनी चाहिए कायनात। द टाइमिंग एसोसिएशन क्या होगी? 9 to 11। सर आई मेड नोट्स लास्ट ईयर बट सीम्स लाइक द कॉन्सेप्ट वीक हो गए ऑलमोस्ट 6 मंथ। अपडेट करें उनको, बस अपडेट करें। हाउ टू। जी बिल्कुल तैमूर सर, ऐसे में कोटेशन पुट कर सकते हैं अगर काइंडली थोड़ा गाइड कर देंगे। थीसिस स्टेटमेंट स्टार्ट या एंड में बेटर होता है। थीसिस स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन के एंड में, और कोटेशन बिल्कुल पुट कर सकते हैं। सर मैंने अभी से स्टार्ट किया इंग्लिश, क्या 2025 के लिए प्रिपेयर हो सकती है हूँ, स्पेशली इन इंग्लिश सब्जेक्ट? बिल्कुल हो सकते हैं अस्मा, बिल्कुल हो सकते हैं। बस ये है कि आपको 9 8 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा थ्रू आउट। लिखने का थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा, रिटेनिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा टफ टफ होगा बट डूएबल। फेक बुक जो है उसमें केस स्टडी आती है, और केस एंड पॉइंट लाजम नहीं है बट रिकमेंडेड है। लाजम नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, रिकमेंडेड है फ्रॉम माय साइड। सर बिजनेस एड मुझे नहीं पता, इसका मेरा ऑप्शन नहीं था। आई डन बीबीए, मेरे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में हार्डली 50 55 मार्क्स आते हैं। व्हाट शुड आई डू? चेंज? हाँ चेंज करना चाहिए कम में, मतलब बीबीए के बाद भी बीए में इतने आ रहे हैं तो चेंज करना चाहिए। सर विल यू गिव एंथ्रोपोलॉजी क्लासेस? नहीं यार, मेरा ये ऑप्शनल नहीं था। आई विल फाइंड समवन जिसका हो, फिर देखेंगे इंशाल्लाह। अली रजा, इसका मैं जवाब दे चुका हूँ। सर मेरे ऐसे बहुत वीक है, आपके सेक्शन कब से स्टार्ट हो रहा है? पेज के मुझे मारुख मैसेज कर दें नंबर पे। हाउ मेनी एसेट पेपर्स रिपोर्ट्स आर सफिशिएंट फॉर ऐसे? कोई नंबर नहीं होता है, मतलब आप पे है कि आप अगर 5 पढ़ रहे हैं, 5 ही आपको रिटेन हो रही है, काफी है। आप इसे 100 पढ़ लें, रिटेन आपको 5 ही हो, तो फिर तो फायदा नहीं है ना। मेन है कि आपको मतलब रिटेन कितनी हो रही है। उसी नंबर पे मार्क मैसेज कर दें। फहमीदा शाहिद, जी बिल्कुल एक ऑथर है, उसका नाम आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, उसका नाम है चिमामंदा निगो निगोशी अडेशी। चिमामंदा निगोशी अडेशी। आई डोंट नो कि ये मैंने सही प्रोनाउंस किया है या नहीं, लेकिन आई थिंक यही नाम है। और उनकी एक किताब है, वी शुड ऑल बी फेमिनिस्ट्स। वी शुड ऑल बी फेमिनिस्ट्स, ये वाली इसकी एक किताब है, वो थोड़ी पढ़िएगा। सिंधी भी यार मेरा नहीं रहा, सिंधी मेरा नहीं रहा ऑप्शनल। सर पहला लेक्चर हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? फातिमा, पहला लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं रोड मैप टू क्लियर सीएसएस एग्जाम, जिसमें मैं आपको पूरा एक रोड मैप दूंगा कि शुरू से लेके आखिर तक क्या करना है, किस तरह करना है, किताबें कौन सी पढ़नी है, लिखना क्या क्या है, और शोज कौन से देखने हैं, इंटरटेन किस तरह करना है थ्रू आउट अपने आप को। तो रोड मैप जो है वो एक पहला लेक्चर इस पे होता है ऐसे का। दूसरा लेक्चर जो होता है वो होता है फ्री स्टाइल राइटिंग पे, पैराग्राफ राइटिंग पे। फिर इस तरह स्लोली एंड ग्रेजुअली वी मूव टुवर्ड्स आउटलाइन, थीसिस, टाइप्स ऑफ ऐसे, इस तरह से। फिलोसफी भी मेरा ऑप्शनल नहीं रहा, ओ नहीं था। ठीक है एवरीवन, अभी अगर कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग में यहीं पे ऑफ कर रहा हूँ, अगर किसी का सवाल है तो फिर वो मुझसे करें।